हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1, क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी हैं? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? तो ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियों में शुष्क सेल नहीं होते। इनमें प्लेटों के कई सेट होते हैं। प्लेट का प्रत्येक सेट एक सेल की तरह व्यवहार करता है। अनेक सेलों से मिलकर के बनी होने के कारण इन्हें बैटरी कहते हैं। यानी कि इनमें बहुत सारे सेलों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें बैटरी कहा जाता है। अभ्यास है। प्रश्न 1, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कोई विद्युत परिपथ बनाते हैं तो हम उसमें निम्नलिखित अवयव काम में लेते हैं। तो उन अवयवों को हमें प्रतीकों के रूप में बताना है। तो अवयव है जैसे संयोजक तार। तो यहाँ पर देखिए, ये संयोजक तार का चित्र दे रखा है, इस प्रकार का यह दिखाई देता है। लेकिन जब हम विद्युत परिपथ में काम करते हैं, विद्युत परिपथ की बात करते हैं, तो उनमें जब हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं तो संयोजक तार का प्रतीक, ये एक सीधी लाइन, सीधी रेखा जो होती है, यह संयोजक तार का मतलब होती है। तो जब हम प्रतीकों के रूप में दिखाएंगे तो संयोजक तार को इस प्रकार से दिखाया जाता है, एक सीधी रेखा बना करके। तो इसका क्या मतलब होता है कि यह संयोजक तार है। उसी प्रकार से अब हमें स्विच ऑफ की स्थिति देखनी है। तो जब हम स्विच ऑफ की स्थिति देखते हैं तो यहाँ देखिए, यह चित्र दिखाया गया है। इस स्थिति में जब यह ऑफ है, यानी कि यह इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए, यह जुड़ा हुआ नहीं है। तो यह कैसी स्थिति है? यह स्विच ऑफ की स्थिति है। इस स्थिति को अब हमें विद्युत परिपथ में प्रतीक के रूप में दिखाना है। यह तो चित्र है, प्रतीक के रूप में जब हम दिखाएंगे तो इसमें देखिए यह प्रतीक है। तो इसमें देखिए, यह जो लाइन है यह उठी हुई है, यह इस वाले बिंदु के साथ में जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह स्विच ऑफ की स्थिति है। अब देखिए विद्युत बल्ब। तो बल्ब का चित्र किस प्रकार का होता है, यह हमें यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम विद्युत बल्ब को प्रतीक के रूप में देखेंगे तो किस प्रकार से प्रतीक होता है विद्युत बल्ब का प्रतीक? जब भी हमें परिपथ में विद्युत बल्ब दिखाना हो तो हमें इस प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा। तो यह किसका प्रतीक है? विद्युत बल्ब का प्रतीक है। अब है विद्युत सेल। तो देखिए, विद्युत सेल का चित्र इस प्रकार का होता है। इसमें इसका यह भाग धनात्मक भाग है और यह भाग ऋणात्मक है, और यह एक सेल है, विद्युत सेल। जब हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाता है विद्युत सेल? इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, यह एक इसकी बड़ी डंडी है और यह एक छोटी डंडी है। बड़ी डंडी पर यह धनात्मक होती है और जो छोटी वाली होती है यह ऋणात्मक होती है। तो इसके ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। तो विद्युत सेल को इस प्रकार से प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। अब है स्विच ऑन की स्थिति। तो स्विच ऑन की स्थिति में देखिए इस प्रकार का चित्र होता है, जिसमें कि ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। देखिए, एक भी हटा हुआ नहीं है पॉइंट। तो यह कौन सी स्थिति होती है? स्विच ऑन की स्थिति। लेकिन अगर हमें इसको प्रतीक के रूप में दिखाना हो तो किस प्रकार से दिखाएंगे? इस प्रकार से, जब यह दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ हो। तो यह है स्विच ऑन की स्थिति है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं बैटरी। देखिए, 2 सेल आपस में जुड़े हुए हैं, तो अब हम इसे सेल नहीं कहेंगे, अब हम इसे क्या कहेंगे? बैटरी। तो बैटरी में 2 सेल आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर हमें इन्हें प्रतीक के रूप में दर्शाना हो तो किस प्रकार से दर्शाएंगे? देखिए, एक सेल का इतना भाग होता है और ये 2 सेल जुड़े हुए हैं, तो इनके 2 सेल के ये 2 भाग हो गए। तो ये बैटरी का प्रतीक है। एक सेल का धनात्मक
ये देखिए, ये पूरा एक सेल का भाग है और ये पूरा दूसरे सेल का भाग है। इस तरह से ये मिलकर के क्या बना, बैटरी बनी। तो ये बैटरी का प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न 2, चित्र 10.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। देखिए चित्र ये रहा 10.21, हमारे सामने यह चित्र दिखाया गया है। यह किसका है, विद्युत परिपथ का एक चित्र है। अब हमें इसका एक रेखा चित्र हमें बनाना है। यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे हमें विद्युत बल्ब दिखाई दे रहा है। अब इस विद्युत बल्ब की जगह हमें क्या करना है, इसका प्रतीक चिन्ह लिखना है, प्रतीक चिन्ह बनाना है कि विद्युत बल्ब को हम किस प्रकार से रेखांकित करते हैं, उसे किस प्रकार का उसका प्रतीक चिन्ह होता है। यहाँ पर देखिए यह क्या है, सेल है। तो सेल का रेखा चित्र किस प्रकार का होता है, अभी हमने देखा था प्रतीक चिन्ह किस प्रकार का होता है, तो वह हमें बनाना है। और यह पर देखिए यह इसका जो टर्मिनल है वह इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो यह किस प्रकार की स्थिति है, यह स्विच ऑफ की स्थिति है। तो इसे भी हमें रेखा चित्र के माध्यम से बताना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें क्या दिख रहा है, यह बल्ब दिख रहा है। तो बल्ब का प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से था, इस प्रकार से बल्ब को दर्शाते हैं। तो यह एक विद्युत बल्ब हो गया। अब इस विद्युत बल्ब का एक सिरा किसके साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए सेल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने सेल बना दिया, यह रहा सेल। सेल को इसी प्रकार से दर्शाते हैं, इसकी एक रेखा बड़ी होती है और एक रेखा छोटी होती है। बड़ी रेखा धनात्मक भाग को दिखाती है और जो छोटी रेखा होती है वह ऋणात्मक भाग को दिखाती है। और यहाँ पर देखिए यह स्विच ऑफ की स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए हमने यह स्विच बनाया और इसको ऊपर की तरफ कर दिया। यह ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, यह ऑफ की स्थिति है, स्विच ऑफ की स्थिति। तो इस प्रकार से यह परिपथ का आरेख है। प्रश्न 3, चित्र 10.22 में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींच करके यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों के द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। यानी कि इन तारों को हम किस प्रकार से आपस में जोड़ें कि बैटरी बन जाए। तो आइए हम इसका रेखा चित्र खींच करके देखते हैं। तो देखिए अब इन सेलों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। पहले सेल का ये धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ेगा। अब इस दूसरे सेल का जो धनात्मक सिरा है, ये देखिए यहाँ पर इस सेल का ये धनात्मक सिरा है, यह तीसरे सेल के यहाँ ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। और इस तीसरे सेल का जो धनात्मक सिरा है वह चौथे सेल के ऋणात्मक सिरे से यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यह परिपथ पूरा हो गया है। तो इस तरह से यह क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। प्रश्न 4, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं। परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सामने यह चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में हमें क्या कहा है कि यह बल्ब प्रदीप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसका कारण पता लगाना है। तो इस चित्र में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि बल्ब का एक सिरा, तो यहाँ पर देखिए ये एक बल्ब के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी कि बल्ब के दोनों सिरे दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े होने के कारण यह परिपथ पूरा नहीं है। और जब परिपथ पूरा नहीं है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिसकी वजह से यह बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा। तो इसकी क्या वजह है, इसकी यह वजह है कि बल्ब के दोनों सिरे दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े होने के कारण यह बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा। अब यह हमें पता करना है कि यह इसमें किस प्रकार से आवश्यक परिवर्तन करें कि यह बल्ब प्रदीप्त हो जाए। तो इन दोनों सेलों की स्थिति को बदल करके हम इस बल्ब को प्रदीप्त कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से इन सेलों की पोजीशन में हम चेंज करके इस सेल को जला सकते हैं, प्रदीप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से
बल्ब को जोड़ करके उसे दीप्त किया जा सकता है। अब हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए चित्र में अब क्या करा है कि इसमें पहले वाले सेल की पोजीशन को चेंज किया गया है। तो पहले वाले सेल को अब उल्टा करके लगा दिया है। तो उल्टा करने से क्या है कि सेल का जो धनात्मक सिरा है वह इधर की तरफ आ गया है और ऋणात्मक सिरा इधर चला गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बल्ब का एक सिरा सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ गया और जो दूसरा सिरा है वह दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से पहले की भांति ही जुड़ा हुआ है। इसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। तो अब इस स्थिति में क्या हुआ कि बल्ब का एक सिरा धनात्मक टर्मिनल से और दूसरा सिरा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ गया। तो यह परिपथ पूरा हो गया। परिपथ पूरा होने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा और यह बल्ब प्रदीप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले सेल की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसमें हम परिवर्तन करके इस बल्ब को जला सकते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है कि हम पहले सेल को तो ऐसे ही रहने दें और दूसरे सेल की स्थिति में परिवर्तन कर दें। अब अगर हम इस सेल को उल्टा करके लगाएंगे तो क्या होगा कि इधर की तरफ तो क्या होगा कि बल्ब का जो सिरा है वह धनात्मक टर्मिनल से जुड़ जाएगा जब हम इस सेल को उल्टी पोजीशन में लगाएंगे तो, और इधर की तरफ इसका ऋणात्मक टर्मिनल आ जाएगा और पहले का सेल पहले की भांति उसी प्रकार से जुड़ा रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि बल्ब का एक सिरा तो देखिए यह ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा किससे जुड़ गया, यह धनात्मक टर्मिनल से जुड़ गया, दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ गया। तो इस प्रकार से बल्ब के दोनों सिरे, एक सिरा धनात्मक टर्मिनल से और दूसरा सिरा ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ गया। तो इस स्थिति में जो परिपथ है वह पूरा हो गया। परिपथ पूरा होने पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा और बल्ब जो है वह जल उठेगा। तो इस प्रकार से हम एक एक करके दोनों सेलों की स्थिति में परिवर्तन करके बल्ब को जला सकते हैं। प्रश्न 5, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम हैं, पहला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और दूसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न 6, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो जब किसी तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो यह तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस कारण से जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के निकट रखी हुई चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि तार के अंदर चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण तार है वह चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। तो इसलिए उसके निकट रखी हुई चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न 7, यदि चित्र 10.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र 10.24 है। तो इसमें यदि यह देखिए स्विच ऑफ की अवस्था है, इसमें यह स्विच ऑफ है, यानी कि सर्किट जो है वह खुला हुआ है, ओपन सर्किट है। तो अब इसमें यह पूछा गया है कि यदि यह स्थिति है तो क्या यह चुंबकीय सुई विक्षेपण दर्शाएगी। अब चूंकि इसमें कोई विद्युत धारा का स्रोत जुड़ा हुआ नहीं है, विद्युत धारा का स्रोत जैसे कि कोई सेल, देखिए इस प्रकार से सेल को कोई स्रोत या फिर कोई बैटरी इसमें जुड़ी हुई नहीं होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो चाहे हम इस स्विच को ऑफ करें या फिर ऑन करें, यह चुंबकीय सुई विक्षेपण नहीं दिखाएगी और यह बल्ब भी नहीं जलेगा। यानी कि इसमें पहले एक विद्युत धारा के स्रोत के लिए एक सेल या फिर एक बैटरी इस परिपथ में जोड़नी पड़ेगी। उसके पश्चात यदि स्विच ऑफ किया जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने के कारण यह चुंबकीय सुई विक्षेपण नहीं दिखाएगी, और जब हम इस स्विच को ऑन कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी और यह चुंबकीय सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो इसलिए चुंबकीय सुई के विक्षेपण के लिए सबसे पहले हमें इसमें एक सेल या बैटरी परिपथ में जोड़नी पड़ेगी।
तो इस प्रकार से इसमें चुंबकीय सुई का विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि इस परिपथ में विद्युत सेल नहीं जोड़े गए हैं, इसलिए इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और चुंबकीय सुई विक्षेपण नहीं दर्शाएगी। प्रश्न 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें रिक्त स्थान है, तो हमें इनमें उचित शब्द भर करके इन्हें पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इनमें क्या उचित शब्द हम भर सकते हैं। तो देखिए पहला रिक्त स्थान है क्या में कि विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके रिक्त स्थान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में क्या आएगा, धनात्मक टर्मिनल। तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। तो हम विद्युत सेल को कैसे निरूपित करते हैं, प्रतीक क्या है विद्युत सेल का, देखिए एक बड़ी लाइन होती है, उसके बाद में एक छोटी लाइन होती है। तो इसमें जो ये लंबी लाइन होती है या लंबी जो रेखा होती है, यह किसको निरूपित करती है, यह धनात्मक टर्मिनल को, इसको हम धनात्मक कहते हैं, और यह जो छोटा होता है यह ऋणात्मक होता है। तो जो लंबी रेखा होती है वह सेल के धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है, रेखांकित करती है, डिनोट करती है। ख है, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में क्या आएगा, बैटरी। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक सेलों को एक सीरीज में लगा देते हैं तो उनको अब हम सेल नहीं कहते हैं, उनको क्या कहेंगे, बैटरी कहते हैं। ग है, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका रिक्त स्थान रक्त तप्त या लाल हो जाता है। तो उस हीटर का कौन सा भाग ऐसा है जो कि रक्त तप्त हो जाता है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, देखिए तंतु यानी कि फिलामेंट। तो जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तंतु रक्त तप्त या लाल हो जाता है। घ है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर नीचे देखिए कुछ कथन दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ करके यह पता लगाना है कि यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। अगर यह कथन सत्य है तो हमें उसके सामने सत्य लिखना है, और अगर यह कथन असत्य है तो हमें उसके सामने असत्य लिखना है। तो आइए इन कथनों को देखते हैं। तो देखिए क्या कथन है कि दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। यानी कि हमें दो सेलों को जोड़ करके बैटरी बनानी है, तो उसमें एक सेल का ऋण टर्मिनल और दूसरे सेल का भी ऋण टर्मिनल अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बैटरी बन जाएगी। तो यह कथन असत्य है, गलत है। ख है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल करके टूट जाता है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि फ्यूज का इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज का यही उपयोग होता है कि जब उसमें सीमा से ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो वह पिघल करके टूट जाता है, जिससे कि जो परिपथ है वह खत्म हो जाता है और आग लगने से या कोई और दूसरी तरह की दुर्घटना होने से रुक जाती है। तो इसीलिए जो सर्किट वगैरह होते हैं, विद्युत परिपथ होते हैं, उनमें फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ग है, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। घ है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो यह कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सत्य लिखा गया है। प्रश्न 10, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हम विद्युत चुंबक की सहायता से किसी कचरे के ढेर में से प्लास्टिक को अलग कर सकते हैं, तो इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबक प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता है, इसीलिए विद्युत चुंबक के उपयोग से किसी कचरे के ढेर में से प्लास्टिक को पृथक नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक है यह विद्युत का कुचालक होता है। तो जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे में से प्लास्टिक के को पृथक करने में नहीं कर सकते। प्रश्न 11, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो हाँ, हम उससे सहमत हैं। वस्तुतः प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है, यानी कि एक सीमा तक विद्युत धारा उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित कर सकते हैं। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं, यानी कि तार बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं जिससे कि उनमें आग लग सकती है। अतः परिपथ में उचित फ्यूज का होना आवश्यक है जो अधिक विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर शीघ्र ही पिघल करके टूट जाए और परिपथ को तोड़ दे। इससे आग लगने की संभावना नहीं होगी। तांबे के तार से बना हुआ फ्यूज ऐसा ही होता है। कॉपर या तांबे के तार से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह पिघल करके टूट जाता है जिससे कि परिपथ की क्षति नहीं होती है। प्रश्न 12, जुबैदा ने पाठ्य पुस्तक के चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल का होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़ करके कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबैदा की सहायता कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें चित्र में एक सेल होल्डर दिखाया गया है। तो अब हमें इसमें यह कमी बतानी है कि उसने परिपथ को बनाने में क्या क्या कमी की है जिसकी वजह से कि यह सेल से जुड़ा हुआ जो बल्ब है वह प्रदीप्त नहीं हो रहा है। तो उत्तर है कि परिपथ में संभावित दोष निम्न प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि इस परिपथ में संभावित दोष हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि जिस रबड़ बैंड को धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है वह ढीला हो। रबड़ के ढीला होने से सेल एक दूसरे से ठीक से संपर्क में नहीं होंगे जिससे कि सर्किट पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जला होगा। यानी कि एक तो संभावित कारण यह हो सकता है कि उसने रबड़ बैंड को थोड़ा ढीला लगा दिया हो जिससे कि दोनों सेलों का संपर्क आपस में ठीक ढंग से ना होने के कारण सर्किट पूरा नहीं हुआ और बल्ब नहीं जला। दूसरा है कि सेलों को सही सीरीज में जोड़ा जाना जरूरी है, अर्थात एक सेल के पॉजिटिव यानी कि धनात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ना आवश्यक होता है। तो हो सकता है कि जुबैदा ने इन्हीं सही सीरीज में नहीं जोड़ा हो और ऐसा होने पर भी बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा है कि हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो या फिर स्विच ठीक ढंग से ऑन नहीं हुआ हो। यदि जुबैदा इन्हें ठीक से चेक कर ले तो बल्ब जरूर जलेगा। यानी कि ये अगर पहले दो कारण उसके सही हैं तो फिर तीसरे कारण में यह हो सकता है कि या तो उसका बल्ब ही फ्यूज हो या फिर स्विच में कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर वह इन्हें भी ठीक ढंग से चालू करके देखेगी तो फिर जुबैदा का बल्ब जरूर जलेगा। प्रश्न 13, चित्र 10.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में क्या है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा। देखिए क्या में वह कह रहा है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति है तो उसमें क्या कोई बल्ब दीप्त होगा। तो इसमें देखिए यह जो स्थिति दिखाई है वह कौन सी स्थिति है, स्विच ऑफ की स्थिति है। और जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC के दीप्त होने का क्या क्रम होगा। तो देखिए क्या की स्थिति में यानी कि जब स्विच ऑफ की स्थिति है तो उस स्थिति में क्या होगा कि बल्ब का सर्किट पूरा नहीं होगा और जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो कोई सा भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। ख की स्थिति में जब स्विच ऑन हो तो जब स्विच ऑन होगा तो सभी बल्बों के सर्किट पूरे हो जाएंगे यानी कि सभी में विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाएगा। तो इसीलिए सभी बल्ब एक साथ में ही दीप्त होंगे।
तो इस प्रकार से हमने इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।